आज पढ़ेंगे मौर्य काल। पिछली वीडियो में हमने अशोक को पढ़ा था, उससे पहले हमने मगध साम्राज्य को पढ़ा था, जिसमें जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद आता है मौर्य वंश। तो इसी के बीच में हमने अशोक को भी पढ़ा था, क्योंकि उसका जो आक्रमण होता है वो नंद समय पर होता है और उससे भी काफ़ी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश मौर्य वंश में जैसे कि शुरुआत जो होती है वह चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी अगर बात करें तो इसका संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कब से लेकर कब तक ये राज करता है, तो इसका जो शासनकाल रहता है वह 322 बीसी से 298 बीसी तक चलता है। 322 बीसी से 298 बीसी तक इसका शासनकाल रहता है। इस दौरान क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं वे सभी को आज हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बनने का और इस मौर्य काल का, नंद वंश के बाद मौर्य काल आने का क्या कारण था वह भी जान लेते हैं। नंद वंश में जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो सबसे प्रतापी और सबसे प्रमुख जो शासक था उसका नाम था धनानंद। धनानंद एक क्रूर और एक अत्याचारी शासक था। उनके दरबार में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त नंद वंश के दरबार में एक विष्णुगुप्त नाम का व्यक्ति रहता था, विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है और उसे ही कौटिल्य कहा जाता है। बहुत ही विद्वान ये व्यक्ति थे। यह जो धनानंद था यह काफ़ी अत्याचारी व क्रूर शासक था। तो इसकी शासन व्यवस्था से यहाँ की जो प्रजा थी काफ़ी परेशान थी, जिस बात को कौटिल्य ने इसके सामने रखा कि प्रजा काफ़ी आपसे परेशान है, काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपका जो शासन है वह प्रजा के प्रति होना चाहिए, प्रजा के विपरीत नहीं। तो इसी चीज़ के चलते जो चाणक्य था उसने प्रजा को हित में रखते हुए उनसे जो वार्तालाप की, उसके एवज में उन्हें क्या मिला, तो उन्हें बेइज्जती करके दरबार से निकाल दिया गया। उनके साथ बेइज्जती की और उसके बाद उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। और उस बेइज्जती के दौरान वह चुटिया बांधते थे। उनकी एक बड़ी चुटिया होती थी, जैसे कि आपको पता है ब्राह्मण समाज में होता है। तो वह एक चुटिया रखते थे, उस चुटिया को बांध के रखते थे और उस जो बेइज्जती में उनकी चुटिया खुल जाती है और वह ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह वहीं पर कसम खाते हैं कि जब तक मैं तेरा शासन, तेरा साम्राज्य तहस नहस ना कर दूं तब तक मैं ये चुटिया वापस नहीं बांधूंगा। तो ये कुछ हुआ था वहाँ। इसके बाद विष्णुगुप्त यहाँ से, यानी कि चाणक्य यहाँ से निकल जाते हैं उनके दरबार से। और एक बार एक रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। उन बच्चों में काफ़ी सारे बच्चे प्रजा का रोल कर रहे थे और वहीं पर एक बच्चा वहाँ के शासक का रोल कर रहा था, यानी कि राजा बना हुआ था। तो वह वहीं पर उन्हें देखने लगते हैं। उन बच्चों में जो उनका जो शासक था वह अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा था। कहीं ना कहीं कौटिल्य को उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी उस बच्चे की, और उन्होंने जान लिया कि इस बच्चे के अंदर शासन करने की प्रतिभा है और वह उस बच्चे को अपने साथ में ले जाते हैं और उन्हें शासन की, कूटनीति की, राजनीति की सभी शिक्षाएं देते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं, तो तक्षशिला में। तक्षशिला एक उस जमाने का बहुत ही माना हुआ संस्थान था जिसके वह प्रधानाचार्य थे। यानी कि तक्षशिला की बात करें तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और उस समय पाकिस्तान हमारे भारत में ही था। तो उस समय तक्षशिला में वहाँ के ये प्रधानाचार्य थे और इसी दौरान उन्होंने उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया। उस छोटे बच्चे को शिक्षा देना शुरू कर दिया। वह छोटा बच्चा और कोई नहीं, चंद्रगुप्त था। तो उस चंद्रगुप्त को शिक्षा मिलने लग जाती है कूटनीतिज्ञ की, राजनीति की। धीरे धीरे करके वह बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के दौरान चाणक्य की सहायता से एक छोटी सी सेना इकट्ठी करता है और करने के दौरान, जो कि उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं मगध साम्राज्य का शासन हिला दूंगा, यानी नंद वंश को
मगध साम्राज्य से हटा दूंगा। उसी को चलते हुए वह एक छोटी सी टुकड़ी बनाते हैं, काफ़ी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। साम्राज्य थोड़ा सा स्थापित करने के बाद वह सबसे पहले क्या करते हैं, एक गलती बस भूल चूक वह सीधा ही धनानंद पर आक्रमण कर देते हैं। धनानंद जो कि पूरे मगध साम्राज्य का और पूरे भारत भूमि का सबसे बड़ा शासक था, सबसे अत्याचारी शासक था, सबसे पावरफुल शासक था, उस पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के बाद दौरान होता क्या है, वही होता है कि इनको बुरी तरह से, चंद्रगुप्त को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब कहीं ना कहीं जब वह वहाँ से जान से भाग रहे होते हैं तो रास्ते में बताया जाता है, कोई कहानी है कि वह जा रहे थे और एक झोंपड़ी में एक बच्चा खाना खा रहा था, खिचड़ी खा रहा था। गरम गरम खिचड़ी थी, थाली में परोसी हुई थी। बच्चा नादान था और गलती से वह उस जो खिचड़ी उसकी थाली में थी, जो गरम गरम थी, उसके बीच में ही हाथ मारता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। इसी पर उसकी माँ ताना मारते हुए कहती है कि क्या कौटिल्य की तरह, यानी कि चाणक्य की तरह, क्या चाणक्य की तरह बेवकूफ़ी कर रहा है, सीधा बीच में हाथ मार रहा है, हाथ जलेगा ही। साइड साइड से सिरा सिरा के खा, बगल से सिरा सिरा के खा, ठंडा करके खा, बगल बगल से खाएगा, बीच की ठंडी होती चली जाएगी। तो इसी बात को जब वह ताना सुनता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि धनानंद का साम्राज्य इतना सा और आपका साम्राज्य इतना सा, तुम डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ाई कर दोगे तो क्या होगा, आपकी हार निश्चित है। तो अब इसके बाद उन्हें जब अकल आ जाती है, तब इसके बाद वह दूसरी रणनीति अपनाते हैं और जो साइड में जो छोटे मोटे प्रांत थे, छोटे मोटे तहसीलें, प्रांत और छोटे छोटे राज्य थे, उनको जीतना प्रारंभ करते हैं। और बहु भी कि चाणक्य गुरु और उनके आत्मविश्वास के दम पर ये अगल बगल के सभी क्षेत्रों को जीत जाते हैं और धनानंद का साम्राज्य घटते हुए इतने क्षेत्र में आ जाता है और पूरे बगल के क्षेत्र पर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का राज, यानी कि चाणक्य का राज। अब जब ये चारों तरफ के राज्यों को जीत जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके बाद धनानंद पर आक्रमण कर देते हैं। जब सभी तरफ से ये आक्रमण होता है तो धनानंद कहीं से भी अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाता, चारों तरफ से अटैक को वह झेल नहीं पाता और यहाँ पर धनानंद की मृत्यु हो जाती है और पूरे मगध साम्राज्य पर शासन चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब समझते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को दो नामों से और जाना जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो इन्हें एंड्रोकोटस व सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। काफ़ी किताबों में यह नाम देखने को मिले हैं, सेंड्रोकोटस। तो एंड्रोकोटस व सेंड्रोकोटस भी किसके नाम हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। कहीं पूछा जाए कि एंड्रोकोटस व सेंड्रोकोटस नाम किसके हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। चाणक्य के पुराना नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। उन्हें बाद में चाणक्य कहा जाने लगा और वह कूटनीति के ज्ञाता थे, इसी कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विख्यात पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना की थी कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने। ठीक है। और इसी दौरान जब वह पूरे क्षेत्र पर राज कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मगध साम्राज्य पर राज कर लेता है, इसके बाद वह अपने साम्राज्य विस्तार के लिए निकल पड़ता है और वो धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर प्रतिनिधित्व करने लग जाता है। यानी कि जो भी हमारा भारत था,
जो हमारा संपूर्ण भारत था, जिसमें साथ में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ तक जाता है, तो वह यहाँ से लेके पूरे क्षेत्र पर राज करने लग जाता है, एक बहुत बड़ी क्षेत्र पर राज करने लग जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें पाकिस्तान का यानी तक्षशिला, उसके ऊपर जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे का कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी पूरे क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज हो जाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक शासक राज कर रहा था, यह शासक राज कर रहा था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था, यानी कि सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के 2 सेनापति थे, ठीक है। तो ये इसका थल सेनापति था। कौन, क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर। वह जाते वक्त यहाँ का जो प्रांत उसने जीता था वह सब सेल्यूकस निकेटर को दे जाता है और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर राज करने लगता है। तो जैसे जैसे वह प्रांत को बढ़ाता जा रहा था, तो यहाँ पर एक शासक है सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ उसका युद्ध होता है। इसके साथ युद्ध होता है यहाँ, और जबकि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास काफ़ी बड़ी सेना थी और सेना में हाथियों का वह प्रयोग करता था, और इसके पास घुड़सवारी थे और घुड़सवार के दम पर यह लड़ाई करता था। लेकिन इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य है, और कहाँ सेल्यूकस निकेटर? तो होता वही है, सेल्यूकस निकेटर जब भी ये युद्ध चल रहा था उसी समय इसकी एक पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, तो सेल्यूकस पुत्री थी हेलेना, जो कि वहाँ पर मौजूद थी उस समय, अपने उसके राज्य में मौजूद थी, उसी समय मौजूद थी। तो वह जो युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य उस पर लालायित हो जाती है, यानी कि उसको पसंद करने लग जाती है। उससे पसंद करने लग जाती है तो अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब काफ़ी जिद करने के बाद जब वह लड़की नहीं मानती है तो सेल्यूकस निकेटर भी अपना लड़की का विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेज देता है और युद्ध को वहाँ पर शांत कर दिया जाता है। युद्ध शांत हो जाता है। और तो इस जो युद्ध हुआ था इसके दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या शर्तें हुई थी, तो वह भी देख लेते हैं। तो यह युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। परिणाम क्या निकल के आएंगे, तो परिणाम की बात करें तो इसकी जो पुत्री थी उसका पुत्री का नाम था सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह होता है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को अपने 4 राज्य दहेज के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो कंधार, हेराक, काबुल और मकरान, ये 4 राज्य थे। उन चारों राज्यों को वह किसको दे देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। कौन कौन से आ जाएंगे, तो कंधार, हेराक, काबुल और मकरान, इन 4 राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दान दहेज में दे देता है, ठीक। इसके बाद और क्या होता है, तो करीब 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को दे देता है, ठीक है, सेल्यूकस को दे देता है। क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर था इसके पास घुड़सवार थे, हाथियों का यूज नहीं करता था, उसके पास हाथी नहीं थे। तो 500 हाथी वह इसको विवाह प्रस्ताव के तौर पर इन्हें दे देता है, ठीक है। विवाह के लिए खुशी इन्हें 500 हाथी इनको दे देता है, जैसे कि इनकी सेना मजबूत हो जाए, ठीक है। तो 500 हाथी किसने दिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया, तो कंधार, हेराक, काबुल और मकरान दे देता है और पुत्री हेलेना से विवाह कर लेता है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था हेलेना से, ठीक है। और अगर बात की जाए कि ये युद्ध कब हुआ था, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध कब हुआ था, तो 305 BC में ये पूछ लेता है एग्जाम, तो याद रखना है 305 BC में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, ठीक है।
कब हुआ था? तो 305 बीसी में हुआ था। फिर इसके बाद बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह बौद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसके बाद एक ऋषि आते हैं जिनका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु, जो कि एक जैन मुनि थे, एक जैन मुनि थे। और जैन मुनि इसके दरबार में आते हैं और इनके साथ में वार्तालाप करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो ज्ञान की बात करते हुए ये उनकी बातों से भावुक हो जाते हैं। वार्तालाप के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह जैन धर्म को अपना लेता है। जैन धर्म को अपना लेने के बाद करीब 298 बीसी में 298 बीसी में संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। अब ये संथारा विधि क्या होती है? संथारा विधि होती है जब तक प्राण ना चले जाएं, जब तक भूखा रहना, जब तक प्राण ना निकल जाएं, जब तक भूखे रहने, मतलब भूखा रहकर एक व्रत रखकर हमें अपने प्राणों की त्याग करने पड़ता है। तो उस विधि को बोला जाता है संथारा विधि, जो जैन धर्म में होती है। तो जैन धर्म में एक संथारा विधि है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्याग देता है। कहाँ पर प्राण त्याग देता है? तो कहाँ पर यह मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर ये अपने प्राण त्यागते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यह हो जाएगा श्रवणबेलगोला में प्राण त्यागते हैं, श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवणबेलगोला में मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में मृत्यु हुई थी। किस कारण हुई थी? तो जैन धर्म की संथारा विधि के द्वारा भूखे रहकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। अंतिम समय में यह कंडीशन हुई थी, अंतिम समय में वह इस विधि को अपनाते हैं और इसके द्वारा अपनी मृत्यु कर लेते हैं, यानी कि आत्मदाह कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ तक याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से लेकर कहाँ तक शासन है इनका। तो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक ये शासन करते हैं। इन्हें एंड्रोकोसबस एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त कौन था? तो ये चाणक्य थे, जिनका चाणक्य का प्राण नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। इन्होंने एक अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी में युद्ध होता है, जिसमें हेलेना से विवाह होता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह होता है और जिसमें सेल्यूकस निकेटर कंधार, हेरा, काबुल, मकरान को दे देता है। अंतिम समय में भद्रबाहु जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म अपना लेता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और 298 बीसी में संथारा विधि के द्वारा अपने प्राणों की आहुति श्रवणबेलगोला में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, इसके बाद इनका पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार शासक बनता है। तो बिंदुसार को देख लेते हैं। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो उसका बड़ा पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। तो चंद्रगुप्त के बाद आ जाएगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार आ जाएगा। बिंदुसार बीसी के अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल आ जाएगा 298 बीसी से 273 बीसी तक। 298 बीसी से 273 बीसी तक। ठीक है, 298 से 273 बीसी तक इसका शासनकाल आ जाएगा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? जो शत्रु विनाशक, इसका मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक। ठीक है, तो बिंदुसार का शासनकाल रह जाएगा 298 बीसी से 273 बीसी तक। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बन के आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इन्हें जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक चीज़ का याद रखना है, बिंदुसार जो था, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य रहते हैं और चाणक्य की सहायता से वह मौर्य स्थापना कर रहे हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और धनानंद को हरा पाते हैं। लेकिन जो बिंदुसार था, यह जो चाणक्य था उसको अपने दरबार से निकाल देता है। क्या कारण था निकालने का? तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब चाणक्य थे तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही छोटी छोटी मात्रा में जहर दिया करते थे।
छोटी छोटी मात्रा में जहर दिया करते थे पर डे, प्रत्येक खाने में, ठीक है। और वह मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी। शुरुआत में जब ये शुरुआत की गई तो बहुत ही कम मात्रा हुआ करती थी, जिससे कि किसी इंसान की मृत्यु ना हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहा और उसी के समय के अनुसार यह मात्रा बढ़ती चली गई और यह मात्रा बढ़ती चली गई और काफ़ी सालों बाद यह मात्रा इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उससे करीब 10 लोग भी मारे जा सकते थे, उससे करीब 10 लोग भी मारे जा सकते थे। इतनी मात्रा उनके खाने में जहर की हो चुकी थी। अब यह मात्रा जो हो चुकी थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को जो कि रोजाना सेवन में यह चीज़ें आ रही थी, तो उनके शरीर ने उनकी आवश्यक चीज़ के रूप में हो गई, जैसे कि उनकी मृत्यु नहीं होती थी। और यह उन्होंने क्यों किया था कि अगर उन्होंने ये इसलिए किया था जैसे कि कोई व्यक्ति इन्हें जहर देकर मारने की कोशिश ना कर सके, चुपचाप इन्हें मार ना सके। तो इसी कारण उन्होंने इनके शरीर को कुछ इस प्रकार से बनाया था जिससे कि इनके छोटे मोटे जहर का इन पर असर कोई ना हो, ठीक है। तो यही कारण था, वह इनका भला चाहते थे कि इनके भविष्य में कोई इन्हें जहर देने की कोशिश करे लेकिन इन पर कोई असर ना हो। तो ये छोटी छोटी मात्रा से जहर देना शुरू करते हैं और अंततः जब ये शासन में पहुँचते हैं तो उस समय इनके जो खाने में जहर की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी होती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को इस चीज़ का एहसास नहीं था, उन्हें भी नहीं पता था कि जो चाणक्य है वह हमारे भोजन में जहर देता है, और उन्होंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन जब इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी एक बार क्या होता है कि इनके खाने को, तो एक बार गलती से क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के खाने को गलती से उनकी पत्नी खा लेती है, जिन्हें किसी को भी एहसास नहीं था, और उस खाने के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब इस चीज़ की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि उस खाने में जहर था, और वह जहर किसने डाला था, तो वह जहर चाणक्य ने डाला था। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को सहन नहीं होती है और वह विश्वास भी नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब चाणक्य से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो चाणक्य कहते हैं कि मैंने जहर नहीं डाला है, मैं हर रोज़ तुम्हारे खाने में जहर डालता हूँ, और जब से तुम्हें पढ़ाया है, जब से मैंने तुम्हें अपने शरण में लिया है, तब से मैं तुम्हारे भोजन में जहर देता आया हूँ। पहले कम था, आज वह बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो चुका है। उस जहर को खा के कोई भी इंसान बच नहीं सकता है, वो इतना पावरफुल है। लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसकी आदत बन चुकी है। और ये मैंने इसलिए किया था जिससे कि भविष्य में आपको कोई जहर ना दे सके, और जहर दे लेकिन उसका कोई असर आप पर ना हो। तो इस चीज़ से उन्हें विश्वास नहीं होता है कि आप तक आपने बताया नहीं, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें गुप्त रहें उतना ही अच्छा है। अगर ऐसा कुछ पता हो तो सामने वाला कोई दूसरा रास्ता निकाल लेता है। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल किसी से बताया नहीं था, लेकिन जब उनको विश्वास नहीं होता है तब वह कहते हैं कि ये दूसरा जहर है जो मैंने इसमें डाला है इस थाली में, इसे आप दोबारा खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब कोई और शासक होता तो वह काम नहीं करता कि क्या पता ये मुझे ही मारना चाहते हों और गलती से मेरी पत्नी खा गई तो मेरी पत्नी मर गई, आज ये अभी दोबारा मेरे को जहर दे रहे हैं। लेकिन उन्हें अपने गुरु पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वह दोबारा उस खाने को खाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ भी नहीं होता। और इसी कारण एक भूलवश यह दुर्घटना होती है तो इस पर वो उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन उनके पुत्र बिंदुसार जो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उनका पुत्र था, वह उनको माफ नहीं करता है। वह अपनी माँ का हत्यारा चाणक्य को मानता है और इसी कारणवश जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है और शासन उसके हाथ में आता है, वह सबसे पहले चाणक्य गुरु को अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक कहानी के तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो जैन ग्रंथ में सिंहसेन नाम इनका मिलता है। इसके बाद और क्या करें, तो देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला में विद्रोह किसके समय पर हुआ था। तो तक्षशिला में विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ थे, इन्हीं के समय में हुए थे। और कितने हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो पूछ लेगा कि तक्षशिला में विद्रोह किसके समय पर हुए थे। तो तक्षशिला में विद्रोह बिंदुसार के समय पर हुए थे। तो
इन विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? तो बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसैन को भेजता है। सुसैन को भेजता है, सुसैन को भेजता है और वह असफल रहता है। इसमें क्या रहता है? असफल रहता है, नहीं कर पाया। इसके बाद वह दूसरे पुत्र यानी अशोक को भेजते हैं और अशोक इन विद्रोह को दबा देता है। अशोक इन विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक इसके समय पर तक्षशिला का विद्रोह किसके समय पर हुआ था? तो बिंदुसार के समय पर हुआ था। किसने दबाया? तो अशोक ने दबाया। कौन विफल हुआ? तो सुसैन विफल हुआ। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर इनके पुत्रों की बात की जाए तो इनके बिंदुसार के 101 पुत्र थे, 101 पुत्र थे। और इसके बाद जो अगला शासन बनता है तो वो कौन बनता है? अशोक बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक फिलाडेल्फिस, जिन्हें टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने राजदूत को भेजा था। डायनेसिस राजदूत को भेजा। तो किसने इनके दरबार में राजदूत को भेजा था? तो मिस्र के शासक फिलाडेल्फिस ने भेजा था, जिन्हें टॉलमी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किसको भेजा था? तो डायनेसिस नाम के राजदूत को भेजा था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इतने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यह 273 में मर जाने के बाद बिंदुसार यहाँ का शासक बनता है, अशोक यहाँ का शासक बनता है। अगली वीडियो में अशोक के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।